मम प्रिय पुत्रों, इसके पहले भी मैंने तुमको ये तद्धित प्रत्यय के बारे में जानकारी दिया था। पुनः एक प्रत्यय बच गया है बेटा, जिसको पुनः बताया जा रहा है। ठक को समझ गए हो। ठक का जो है एक ही प्रयुक्त होता है, उसके सब जो है अच्छी तरह से समझा दिया गया है। ठीक है, आ जाओ अब इंगित पर चर्चा करते हैं। इंगित जो है नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क पुण्य जला गंगा नदी। ख जीवन दात्री प्रकृति है रक्षणीय सदा। ग उपकारणी वृत्ति भवति खलु सज्जनानाम। घ लोक की उन्नति है यशः वर्धयति। अंगा यादृशी भावना सिद्धि भवति तादृशी। ये इतने उदाहरण दिए गए हैं बेटा। अब इनको देखना है। द्वितीय कहता है उपर्युक्त रेखांकित पदों में किस लिंग का रूप है। देखो, गंगा नदी जीवन दात्री है ना, और उपकारणी लौकिकी यादृशी तादृशी, ये सब रेखांकित है। ये रेखांकित नहीं किया गया है कुछ को, तो रेखांकित कर लीजिएगा। लौकिकी को रेखांकित और उपकारणी को रेखांकित, यादृशी को रेखांकित और तादृशी को। समझ में आया ना बेटा। कहता है उपर्युक्त रेखांकित पदों में किस लिंग का रूप है। रेखांकित पदों में स्त्रीलिंग का रूप है, स्पष्ट बता दिया। क्या? गंगा नदी। इसको पढ़ने से ही पता चलता जाता है कि माता गंगा नदी जो है हमारी स्त्रीलिंग के द्योतक, जीवनदात्री, उपकारणी, लौकिकी, यादृशी, तादृशी, सारे जो प्रयुक्त हैं ये स्त्रीलिंग द्योतक हैं। ठीक, क्योंकि इन पदों के अंत में ई प्रत्यय दिखाई दे रहा है। देख लो, तो याद रखना बेटा, जिन पदों के अंत में ई प्रत्यय हो वो अधिकांश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, स्पष्ट बता दिया है। क्या ई स्त्री प्रत्यय है? व्याकरणाचार्य प्रश्न करता है, कहते हैं कि क्या ई स्त्री प्रत्यय है? तो आगे देखिए, नहीं, इंगित अर्थात विश्लेषण दिया है। अंगा धन ई धन पर, ये सब मिलकर के बन गया इंगी। समझ में आया ना। ये स्त्री प्रत्यय है। इंगित प्रत्यय में ई ही शेष रहता है। ये इंगित प्रत्यय में जो है प्रयुक्त होता है बड़ा ई ही शेष रहता है। बाकी जो
है, अंगा और प इन दोनों का लोप हो जाता है? ठीक है। ई इंगित प्रत्यय का रूप है, तो फिर इंगित प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाना है? स्त्रीलिंग शब्द निर्माण के लिए ही इंगित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है? जैसे नद में इंगित लग गया तो बन गया नदी। नद सार्थक शब्द है ना बेटा? जो शब्द बनाओगे या जो पद बनेगा वो सार्थक रहे, निरर्थक नहीं। तो नद सार्थक शब्द है और उसमें इंगित प्रत्यय जब बैठ गया तो इस तरह से जो नया पद बना वो बन गया नदी। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होता है। ठीक है। तृतीय, अतः हमें ज्ञात हुआ इंगित स्त्री प्रत्यय है। यदि किसी शब्द में इंगित प्रत्यय बैठ गया तो निश्चित जानो कि वह शब्द जो है स्त्रीलिंग बन गया। इंगित स्त्रीलिंग प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। प्रयोग की दशा में ई शेष रहता है। जब प्रयोग होगा तो ई शेष रहेगा। इंगा और प इन दोनों का लोप हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्द निर्माण में इंगित प्रत्यय का प्रयुक्त होता है। जैसे लौकिक, लौकिक में इंगित लग गया तो बन गया लौकी। ठीक है। इंगित प्रत्यांत शब्द नदी शब्द के समान होगा। यदि हम ये देखें कि इसका कारक रचना कैसे होगा, तो जैसे इकारांत नदी शब्द का कारक रचना हमने पढ़ा है, उसी तरह से और जितने भी शब्द बनेंगे इंगित प्रत्यय लगाने के बाद नए शब्द का जो कारक रचना है वो नदी इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द की तरह ही चलेगी। ठीक है। आ जाइएगा। चतुर्थ, उदाहरण के अनुसार इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की रचना कीजिए। देखो खाका बनाया है। क्रमांक शब्दा धन प्रत्यया बराबर निर्मित स्त्रीलिंग शब्दा। देवधनंगी, देवधनंगी बराबर बन गया देवी। उसी तरह से तरुण धनांगी तो क्या बन जाएगा? तरुणी। क्या बन जाएगा? तरुणी। कुमार धनांगी कुमारी, ऐसा बन जाएगा। त्रिलोक धनांगी त्रिलोकी, किशोर धनांगी किशोरी, मनोहारी धन इंगी तो मनोहारिणी। देख लिए। मलिन धन इंगी मलिनी, मलिनी। ठीक है। भवत धनंगी भवती, श्रीमत धनंगी श्रीमती, गच्छत धनंगी, गच्छत में एक गच्छत क्या है बेटा? गच्छत जो है धातु है और ये इंगित प्रत्यय तो संज्ञा सर्वनाम
और इसी सन में लगता है, तो ये धातु में कैसे आ गया? तो इस धातु को रूपांतर हो गया है किसमें? संज्ञा में। गम धन क्षत्रि तो बन गया गच्छन। क्या बन गया? गच्छन। गम में क्षत्रि प्रत्यय बैठ गया तो गच्छन बन गया, और गच्छन में इंगी प्रत्यय बैठ गया तो बन गया गच्छन्ति। क्या बन गया? गच्छन्ति। देख लिए? इसलिए ऐसा हो गया बेटा। उसी तरह से पचत, पच धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, और उसके बाद दूसरा प्रत्यय बैठ गया अंगी, तो क्या बन गया? पचंती। नृत्य में नृत्यंती, पश्यत में पश्यंती, हैं? पश्यत में पश्यंती होगा? नहीं, दृश्यंती होगा, क्योंकि ये प्रत्यय मूल रूप में ही बैठता है। किस में बैठता है? मूल रूप में। ये वैकल्पिक में नहीं बैठता। तो पश्यत जो है दृश्य का वैकल्पिक रूप है। समझ में आया ना? तो दृश्यंती बनेगा बेटा, पश्यंती नहीं बनेगा, याद रखना। दृश्य धन सत्य धन अंगी बराबर दृश्यंती होगा। वदत धन वद धन सत्य धन अंगी वदंती, ऐसा इसके रूप बनेंगे। सबको मैंने तुम लोगों को बता दिया। ध्यान देने योग्य देखो, कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें। जब सत्रि प्रत्यांग शब्दों में इंगित प्रत्यय जुड़ता है, तब अंतिम त वर्ण के पूर्व न वर्ण का आगम होता है। आगम जान था, आगम जुड़ से तो आगम किथे होगा ना? जैसे गम धन सत्य धन, तब दोनों बन के कहा, दोनों मिल के कहा इस गम में सत्री लगे था गच्छत। और जब गच्छत में अंगी प्रत्यय लगी तो गच्छन्ति बनी। समझ में आई से? पांचवा देखो, नीचे लिखे वाक्यों में निर्दिष्ट शब्दों के साथ अंगी प्रत्यय जोड़ करके वाक्य पूर्ण कीजिए। श्रीमती, अब श्रीमती में कैसे श्रीमती हुई एला बताया है कोष्टक में। श्रीमत धन अंगी ये दोनों मिलके श्रीमती हुई से, ठीक है। हेमा, हेमा नाट्योत्सवे दीपम प्रज्वालयति, ठीक। प्रथम देखो, कुमार धनगी वंदना पुष्पगुच्छैतस्य स्वागतम करोति, तो क्या आ जाएगा? क्या हो बन जाएगा? कुमार में अंगी प्रत्यय बैठ गया तो कुमारी वंदना पुष्पगुच्छैतस्य स्वागतम करोति, ठीक है। ऐसा बनेगा बेटा। एक किशोर अंगी भरतनाट्यम प्रस्तौति, तो क्या होगा? एक किशोरी भरतनाट्यम प्रस्तौति, ठीक है। तया स नृत्यति देविका अस्ति, नृत्यत्व में अंगी लग जाएगा तो नृत्यंती हो जाएगा बेटा। मंचे क्या हो जाएगा?
गायन्ति सुधास्ति मनोहारिणी ऐसा नाट्य प्रस्तुति है। इस तरह से बन जाएगा। षष्ठम देखो, नीचे लिखे वाक्यों में स्त्रीलिंग प्रत्यय टाप धनंगी पदों को चुन करके अलग अलग लिखिए। ये दोनों स्त्रीलिंग प्रत्यय है। कौन? टाप भी स्त्रीलिंग प्रत्यय है और अंगी भी स्त्रीलिंग प्रत्यय है। अब कदे में टाप लगे है और कदे में इंगीप लगे है, एला अलगाना है। समझ गए? अब शेष का बेटा अगला पीरियड में बताऊं, है ना, कि कदे में टाप है और कदे में अंगी प्रत्यय है। ठीक।